नमस्कार साथियों, सभी को सुप्रभातम। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे आज औरंगजेब के बारे में। इससे पहले हमने अध्ययन किया था अकबर के बारे में, अकबर के शासनकाल के बारे में, उनके युद्ध के बारे में और उन्होंने अपने शासनकाल में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के शासनकाल के बारे में। इनका जो शासन चला था 1658 ईस्वी से लगाकर 1760 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बाद मुगल शासनकाल बहुत कमजोर पड़ जाता है और इसके बाद जितने भी जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं वो सब अयोग्य होते हैं, जिसके फलस्वरूप मुगल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। तो देखिए आप, अब देखिए आप आगे, जब औरंगजेब शासन बना तो सबसे पहली बात है इसमें, शासन बनने के बाद उसने किन किन राज्यों को हराया उन्होंने, जिसमें दे रखा एक तो असम, एक इसमें असम दे रखा है पूर्वी भारत का, कूच, बिहार, रंगपुर, कामरूप और जो मारवाड़ के राठौड़ थे उन सबको उन्होंने बुरी तरह से परास्त किया राजा बनने के बाद। दूसरी बात इसमें, उन्होंने दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया, किसको? राजा जयसिंह को। ध्यान रखना, एक देश में ये आपका मोस्ट सवाल बनता है राजा बनने के बाद। और सबसे मोस्ट जो आपके बोर्ड में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है 1 नंबर का, अति लघुरात्मक, वो है पुरंदर की संधि कब और किन के मध्य हुई। ये आपका सवाल बनता है, पुरंदर की संधि कब और किन के मध्य हुई। तो पुरंदर की जो संधि हुई है वो हुई है जून 1665 के अंदर। जून 1665 के अंदर ये हुई थी शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच। और राजा जयसिंह कौन था आप सबको पता है, औरंगजेब ने दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया था राजा जयसिंह को। और राजा जयसिंह ने किसके साथ संधि की थी? शिवाजी के साथ। इसका मुख्य कारण था शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पहुंचना था। तो शिवाजी ने राजा जयसिंह को 23 किले दे दिए, जिसके फलस्वरूप 1660 ईस्वी के अंदर राजा जयसिंह के प्रयासों से शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में पहुंचाया। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी के साथ बहुत अच्छा गलत व्यवहार किया, घर में युक्त व्यवहार न करके उसको षड्यंत्र पूर्वक बंदी बना दिया। ये औरंगजेब की एक चाल थी इसमें। अब देखिए आगे इसके बाद में, अब देखिए इसके बाद आप आगे, जब औरंगजेब शिवाजी किसके सहयोग से? राजा जयसिंह के सहयोग से औरंगजेब के दरबार में पहुंचा तो शिवाजी के साथ औरंगजेब ने बहुत गलत अत्याचार किया और उसने षड्यंत्र पूर्वक शिवाजी को बंदी बना दिया। बंदी बनाने के बाद शिवाजी ने अपने सहयोग के साथ चतुराई से काम लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से इस किले के कोई गुप्त द्वार से निकल गए और वो कहाँ चले गए? उसके बाद में महाराष्ट्र चले गए। अब उसके बाद देखिए अपन औरंगजेब की वापस बात करते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद स्वयं वो बीजापुर गया सन 1668 ईस्वी के अंदर। ध्यान रखना, फिर उन्होंने हिंदू व्यापारियों पर, ध्यान रखना, जो हिंदू व्यापारी काम जो धंधे करते थे उनके ऊपर उन्होंने 5% कर बढ़ा दिया। हिंदू व्यापारी के ऊपर जो भी व्यापारी काम करेंगे उन्होंने उनके ऊपर 5% कर लगा दिया। ये एक इम्पोर्टेंट बनता है आपका, ध्यान रखना। और उसके अलावा उन्होंने 1669 ईस्वी में जो हिंदू मंदिर थे उनको ध्वस्त करने का आदेश भी औरंगजेब ने दिया। मतलब ये बहुत ही एक क्रूर शासक था, सबसे ज्यादा मुगल शासनकाल में अगर अपन बात करें तो 1669 ईस्वी के अंदर मंदिरों को ध्वस्त करने का भी उसने आदेश दे दिया औरंगजेब के अंदर। उसके बाद में 1679 की बात है, ध्यान रखना, उन्होंने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। आपको पता है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अकबर के काल के अंदर सभी जो हिंदू थे उनको बड़े पद पर उन्होंने पदवी दी, लेकिन अकबर एक महान शासक था, सबको पता है आपको। लेकिन औरंगजेब ने हिंदुओं पर जो जजिया करता वो पुनः उसने वापस लगा दिया। कब लगा? 1679 में। ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। उसके बाद देखो अकबर काल की एक प्रथा, अकबर के काल से एक प्रथा चली आ रही है, वो थी जरों का दर्शन और संगीत। अकबर ने शुरू की थी, लेकिन औरंगजेब ने उस पर वापस पुनः क्या लगा दी? रोक लगा दी। वो भी जरों का दर्शन और संगीत
ठीक है ना। तो इस प्रथा पर उसने रोक लगा दी। ये अकबर काल की प्रथा से चली आ रही थी प्रथा। उसके बाद 1707 ईस्वी में, ध्यान रखना, इनकी मृत्यु हो गई थी, इंपॉर्टेंट, 1707 ईस्वी के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह जो है मुगल के तख्त पर बैठा। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा है औरंगजेब के बारे में। आज हम थोड़ा संक्षिप्त रूप में, मैंने आपको पहले बता दिया, इस पार्ट के अंदर जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो संक्षिप्त रूप में पूछे जाएंगे, या अति लघुरात्मक जो 1 नंबर का आता है, और एक सवाल आएगा आपके 4 नंबर का, यानी ये 5 नंबर का आपका अध्याय है। अब इसके बारे में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका मुगल साम्राज्य। अभी ये पूरा हो चुका है, आपके इतना ही मतलब संक्षिप्त रूप में दे रखा किताब के अंदर। इसके बाद मतलब मुगल साम्राज्य बहुत ज्यादा कमजोर पड़ गया था और धीरे धीरे करके पूर्ण तरीके से ध्वस्त हो गया था। अब अपन थोड़ा संक्षिप्त रूप में अध्ययन कर रहे हैं कि मुगल कालीन प्रशासन। तो संक्षिप्त रूप में अपन ये भी अध्ययन करेंगे मुगल काल का प्रशासन कैसा था, तो वो अपन अभी पढ़ रहे हैं। आगे देखिए आप। अब आप देखिए मुगल कालीन प्रशासन। मुगल का जो प्रशासन था वो किस प्रकार था, मैंने आपको पूरा जो है ये संक्षिप्त रूप में बता दिया है। जो पूछेंगे आपको इसमें से आपको पूछ लेंगे। तो सबसे पहले देखो भारतीय, इसमें दे रखा है जो मुगल जो प्रशासन था वो किसका मिला जुला रूप था, भारतीय और विदेशी प्रणालियों का। भारतीय और विदेशी जो प्रणाली का जो प्रशासन था उसके जैसा मिला जुला रूप मुगल प्रशासन का था। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, बादशाह के बाद जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था, सर्वे सर्वा वकील मुतलक। ध्यान रखना, सर्वे सर्वा वकील मुतलक, जिसको कहते हैं वजीर। क्या बोलते हैं, ये बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी। उसका वित्त विभाग का जो प्रमुख होता था वो होता था प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान। प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान, ध्यान रखना। उसके बाद प्रांतीय शासन। प्रांतीय शासन किस में विभक्त था, सूबों में विभक्त था। प्रांतीय शासन सूबों के विभक्त में था। उसके अलावा जो बादशाह होता था, बादशाह वो प्रधान सेनापति कहलाता था। क्या कहलाता, प्रधान सेनापति। सेना किस प्रथा पर आधारित थी, मुगल प्रशासन की जो सेना थी वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। हाँ, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। फिर है मनसबदारी जात और सवार में विभक्ति। किसमें, जात और सवार में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। कल अपन अध्ययन बाकी कल करेंगे।